फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि कई लोग खदान में सोना निकालने के लिए खुदाई कर रहे हैं। खदान का मालिक भी वहां मौजूद है, जो अपने बेटे के साथ काम कर रहा है। बातचीत के दौरान बेटे को एहसास होता है कि वह अपने औजार घर पर भूल आया है। जैसे ही वह उन्हें लेने के लिए वापस मुड़ता है, एक अजीब सी ताकत अचानक उसे खींच लेती है। उसकी चीख सुनकर उसका पिता उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वही ताकत उसे भी मार डालती है। सिर्फ एक प्राणी की डरावनी चीखें ही बाकी रह जाती हैं। इसके बाद दृश्य कई साल आगे कट जाता है, जहां हम एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम एवियन है। वह एक ऐसे हादसे की जांच कर रही है जिसमें खनन कार्य के दौरान हजारों लोगों की मौत हो गई थी। हादसे का असली कारण अब तक अज्ञात है और तब से खनन का काम बंद कर दिया गया है। यह इलाका इतना गुमनाम हो गया है कि अब तो नक्शों पर भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि माना जाता है कि उस दिन 70% आबादी मारी गई थी। एवियन यह सारी जानकारी इसलिए इकट्ठा कर रही है क्योंकि वैज्ञानिकों के एक समूह ने उसे खदानों की जांच के लिए नियुक्त किया है। पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करने के बाद एवियन वैज्ञानिकों के एक समूह के साथ खदानों को खोजने के लिए उस स्थान पर जाती है। हालांकि जैसे ही वे खदानों के पास पहुंचते हैं, उनके फोन के सिग्नल गायब हो जाते हैं। रास्ते में एवियन एक दुकानदार से खदानों के बारे में पूछती है, लेकिन वह आदमी अजीब तरह से कुछ भी जानने से इनकार कर देता है। जब एवियन उस पर दबाव डालती है तो वह गुस्से में पूछता है कि वह वहां जाने में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है और उसे वहां से चले जाने की चेतावनी देता है। दुकान में खड़ा एक आदमी चुपचाप इस बातचीत को सुनता है और किसी को फोन करके बताता है कि खतरा पास आ रहा है। चेतावनी के बावजूद एवियन और उसका समूह रास्ता जारी रखते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि एक कार उनका पीछा कर रही है। पीछा करने वाले को चकमा देने के लिए एवियन समूह को सीधे खदानों की ओर ले जाने के बजाय जंगल की ओर ले जाती है। जब पीछा करने वाला देखता है कि वे खदानों की ओर नहीं जा रहे, तो वह रुक जाता है और लौट जाता है। पीछा करने वाले के चले जाने के बाद एवियन और उसका समूह खदानों की ओर वापस बढ़ते हैं, रास्ते में लगे बड़े खतरे के संकेत को नजरअंदाज करते हुए। आखिरकार वे उस प्रवेश द्वार तक पहुंचते हैं जो एक उच्च वोल्टेज वाले गेट से बंद है। मुश्किल के बावजूद एवियन एक रस्सी की मदद से टूटे हुए पेड़ को पार करने का रास्ता बनाती है, जिससे उसका समूह खदानों के अंदर जा सकता है। जब तक वे वहां पहुंचते हैं, शाम हो चुकी होती है, लेकिन वैज्ञानिक फिर भी कुछ नमूने इकट्ठा करने में सफल हो जाते हैं। वे शिविर लगाते हैं और पूरे पहाड़ों के गायब होने के रहस्य पर चर्चा शुरू करते हैं। एक वैज्ञानिक टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल का सुझाव देता है, दूसरा एक विशाल सिंकहोल की थ्योरी देता है, जबकि तीसरा मानता है कि यह अमेरिकी सरकार का कोई गलत हुआ प्रयोग था, शायद रूस की गहरी खुदाई परियोजनाओं की टक्कर में किया गया प्रयास। वह सुझाव देता है कि इस प्रयोग के विनाशकारी परिणामों के कारण ही इसकी जानकारी इंटरनेट से हटा दी गई। अपनी थ्योरी को समर्थन देने के लिए वह रूसियों द्वारा गहराई में जमीन के नीचे रिकॉर्ड की गई डरावनी आवाजों की एक रिकॉर्डिंग चलाता है, जिसे कुछ लोग किसी जीव या राक्षस की आवाज मानते हैं। हालांकि एक अन्य वैज्ञानिक इसे खारिज करते हुए कहता है कि यह केवल पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के चरमराने की आवाज है। जैसे ही बातचीत जारी रहती है, क्षेत्र की रखवाली कर रहा एक आदमी देखता है कि गेट की ग्रिलें अंदर की ओर मुड़ी हुई हैं, जो कोई भी जानवर कर सकता है। यह संकेत देता है कि कोई व्यक्ति या कुछ चीज अंदर है। और सुराग खोजते समय एक और आदमी को अचानक एक अजीब प्राणी द्वारा गेट के अंदर खींच लिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। पॉल नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति जो यह सब देखता है, हैरान रह जाता है और तुरंत समूह के पास भागता है, उन्हें तुरंत वहां से निकलने के लिए कहता है। यह दर्शाता है कि स्थानीय लोग वैज्ञानिकों की खदानों में मौजूदगी के बारे में जानते थे। अगली सुबह वैज्ञानिक अपना शोध जारी रखते हैं और कई मेगाफोन और स्टूडियो फोम खोजते हैं, जिनका उपयोग साउंड प्रूफिंग और छोटे छोटे ध्वनियों की रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। वे एक ग्रिल भी पाते हैं जिससे धुआं उठ रहा होता है, लेकिन वे नमूने इकट्ठा कर पाते उससे पहले ही उन्हें वही कार दिखती है जो पिछली शाम उनका पीछा कर रही थी। वे तब तक छिपे रहते हैं जब तक कार वहां से चली नहीं जाती। फिर वे अपना काम फिर से शुरू करते हैं। एवियन उन्हें चेतावनी देता है कि वे जल्दी करें, क्योंकि अब स्थानीय लोग जानते हैं कि वे वहां हैं और कभी भी उन्हें पकड़ सकते हैं। चलते समय समूह को एक घर मिलता है जो नया और आबाद दिखता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। वे कमरे की रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं और तेल और गैस के कई नमूने पाते हैं। वे सोचते हैं कि क्या यही गैस खदानों और गांवों के गायब होने की वजह है। एवियन पिछला दरवाजा खोलता है, जिससे खनन क्षेत्र दिखाई देता है और वैज्ञानिक बहुत उत्साहित हो जाते हैं कि उन्होंने वह जगह खोज ली है जिसके बारे में वे केवल कहानियों में पढ़ते थे। खनन क्षेत्र को एक उच्च वोल्टेज वाले गेट से सुरक्षित किया गया है, जिसे वे निष्क्रिय कर देते हैं और फिर ग्रिड्स खोलते हैं। एवियन की संभावित खतरे की चेतावनी के बावजूद वैज्ञानिक आगे बढ़ते हैं और एक स्कैनर को गड्ढे में नीचे उतारते हैं।
हालांकि स्कैनर में केवल एंथ्रासाइट्स दिखाई देते हैं, जो एक दुर्लभ और कीमती धातु है, जिससे वैज्ञानिक उत्साहित हो जाते हैं। अचानक वैज्ञानिकों में से एक को नीचे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जो इतनी तेज हो जाती हैं कि उसे दर्द होने लगता है। वह अपने हेडफोन उतार देता है, लेकिन बाकी लोग अब भी वह डरावनी आवाजें सुन सकते हैं। गलती से वैज्ञानिक एक रस्सी पर पैर रख देता है और एक अदृश्य शक्ति उसे गड्ढे में खींच लेती है, जिससे वह घायल और खून से लथपथ हो जाता है। वह गड्ढे के अंदर से मदद के लिए चिल्लाता है, जिससे एवियन और उसकी साथी जैमे उसे बचाने के लिए अंधेरे में नीचे उतरते हैं। अंधेरे में एवियन एक परछाई को हिलते हुए देखती है और अजीब गैसें हवा में भर जाती हैं, जो संभवतः मतिभ्रम या बेहोशी का कारण बन सकती हैं। वे जानते हैं कि उन्हें जल्दी निकलना होगा, लेकिन जैमे अपने घायल साथी को छोड़ने से इनकार कर देती है। इसी बीच एक स्थानीय आदमी बंदूक लेकर आता है और ग्रिड खोलने के लिए गुस्से में उनसे सामना करता है। उसे यह पता नहीं होता कि एवियन और जैमे गड्ढे के अंदर हैं और वह रस्सियों को काटना शुरू कर देता है। जैसे ही वह रस्सी काटना बंद करता है, एवियन और जैमे दोनों डर जाते हैं और जल्दी से ऊपर चढ़ जाते हैं। मदद के लिए किसी को बुलाने का कोई रास्ता नहीं होता और स्थानीय आदमी और भी आक्रामक होता जा रहा होता है। तभी समूह के एक सदस्य उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। अपनी अनिच्छा के बावजूद वे उस आदमी की कार लेकर भाग जाते हैं, क्योंकि मदद के लिए कॉल करने का कोई सिग्नल नहीं होता, और अपने साथी को गड्ढे में ही छोड़ देते हैं। जैसे ही वे जंगल से होकर गाड़ी चला रहे होते हैं, अचानक उनकी कार रुक जाती है और उन्हें पता चलता है कि टायर पंचर हो गया है। उनके पास अब पैदल ही आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, इस उम्मीद में कि वे जल्दी ही किसी शहर या गांव तक पहुंच जाएंगे। हालांकि इससे पहले कि वे जंगल से बाहर निकल पाते, वे शुरू करते हैं। अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसी बीच जिस स्थानीय आदमी को उन्होंने खदानों के पास बेहोश छोड़ दिया था, वह होश में आ जाता है। एक रेडियो के जरिए उसने अपने साथियों को बताया कि वैज्ञानिक ने ग्रिड्स खोल दिए हैं और अब खतरा है। इससे पहले कि वह और जानकारी दे पाता, एक रहस्यमय जीव ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। मरने से ठीक पहले वह आपातकालीन अलार्म बजाने में कामयाब रहा, जिससे सभी को उस जीव के बारे में सतर्क कर दिया गया। इसी दौरान एड्रियन का समूह जंगल से भागने और किसी गांव या शहर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने जंगल से एक अजीब आवाज सुनी, जो ठीक वैसी ही थी जैसी वैज्ञानिकों ने पिछली रात रिकॉर्डिंग में सुनी थी। डर के मारे उन्होंने अपनी टॉर्च बंद कर दी और एड्रियन ने देखने के लिए नाइट विजन का इस्तेमाल किया। अचानक एक अजीब सा राक्षस उसके सामने आ गया। वे भागने लगे, लेकिन राक्षस ने उनके एक साथी पर हमला कर दिया। राक्षस एड्रियन को पकड़ने ही वाला था, लेकिन उसने उसे धक्का देकर दूर किया और तेज दौड़ने लगा। आखिरकार वह अपने बाकी साथियों तक पहुंच गया, जो तब तक सड़क तक पहुंच चुके थे। उन्होंने एक ट्रक रोका, उस पर चढ़ गए और राक्षस को दूर रखने के लिए गोलियां चलाईं। जल्द ही वे पास के एक कस्बे में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि स्थानीय लोग आपातकाल के लिए पहले से तैयार थे। शेल्बी उन्हें एक सुरक्षित घर में ले गया, जहां उन्हें पता चला कि वह पहले से ही इन राक्षसों के बारे में जानता था और उसने उनके बारे में काफी जानकारी इकट्ठा कर रखी थी। उनकी बातचीत के दौरान पॉल वहां पहुंचा, जिसे उन्होंने पहले खदानों के पास देखा था। उसने उन्हें बताया कि उसने वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा और खदानों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी और कारोबार कुर्बान कर दिया था। उसने उन पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से परेशानी हुई, जबकि वह इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। बातचीत के दौरान पॉल को एक संदेश मिला कि अब कई जीव उस गड्ढे से बाहर आ रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए उसे गड्ढा बंद करना होगा। अचानक उन्होंने पास में किसी जीव की आवाज सुनी और समझ गए कि वह कस्बे तक पहुंच चुका है। वे एक ट्रक के पीछे छिप गए और उन्हें रेडियो पर संदेश मिला, जिसमें उन्हें दूसरे सुरक्षित ठिकाने पर जाने के लिए कहा गया, क्योंकि आसपास कई राक्षस थे और उनकी जान खतरे में थी। सबसे नजदीकी सुरक्षित ठिकाना एक पहाड़ी पर था, लेकिन जो ट्रक ड्राइवर उनकी मदद कर रहा था वह बूढ़ा था और जानता था कि वह पहाड़ी तक तेज नहीं दौड़ सकता। उसने राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए स्वयं आगे आने का फैसला किया और सबको भागने के लिए कहा, जबकि वह पीछे रुक गया। उसने उनसे एक अजीब बम जैसा उपकरण लिया, प्राणियों के पास गया और उसे विस्फोटित कर दिया, जिससे वह खुद और वे प्राणी दोनों मारे गए। समूह सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच गया, जहां एड्रियन के साथी ने उन्हें चुप रहने को कहा ताकि राक्षसों का ध्यान न जाए। उन्होंने चुप रहने की कोशिश की, लेकिन उनके रेडियो की आवाज ने एक प्राणी को आकर्षित कर लिया जो घर के अंदर आ गया। उसे भटकाने के लिए उन्होंने एक प्लेट दूसरी ओर फेंकी और पीछे के कमरे में छिपकर दरवाजा बंद कर लिया। हालांकि राक्षस ने उन्हें महसूस कर लिया, दरवाजा तोड़ दिया और जिमी पर हमला किया, जिससे वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। इस टक्कर से फर्श टूट गया, जिससे एक गुप्त सुरंग का पता चला।
वे जल्दी से सुरंग में घुस गए, उसमें दौड़ते हुए एक छेद तक पहुंचे और उनके जब वे भाग रहे थे तो उन्होंने एक बाड़ के जरिए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा, जिसे तोड़कर वे भाग निकले। हालांकि बाहर और भी राक्षस उनका इंतजार कर रहे थे। राक्षसों को मारने के लिए एड्रियन के दूसरे साथी ने एक ग्रेनेड निकाला, लेकिन उसके विस्फोट करने से पहले ही एक राक्षस ने उसे पकड़ लिया, जिससे ग्रेनेड फट गया और राक्षसों के साथ साथ वह खुद भी मारा गया। अब केवल एड्रियन और एक अन्य साथी ही बचे थे। भागने के अलावा कोई चारा न होने के कारण वे तब धीमे हो गए जब उन्हें एक संकरी सड़क मिली। एड्रियन आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसका साथी थककर और सांस लेने में कठिनाई के साथ यह स्वीकार करता है कि पूरी स्थिति उसकी गलती थी। वह कोई वैज्ञानिक प्रयोग के लिए नहीं आया था, बल्कि एक कंपनी के लिए काम कर रहा था, जिसने उसे एंथ्रासाइट निकालने के लिए पैसे दिए थे, जो एक दुर्लभ धातु है और केवल इसी जगह मिलती है। एड्रियन दुखी हुआ, लेकिन उसने अपने साथी को हिम्मत दी, यह कहते हुए कि हर कोई गलती करता है, और उसे आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उसके साथी ने सारी उम्मीद खो दी थी। एड्रियन ने वादा किया कि वह जाने से पहले उसके लिए वापस आएगा। इसी बीच शहर में लोग मेगाफोन के कंट्रोलर का इस्तेमाल करके राक्षसों को खदानों में लुभाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी योजना थी कि राक्षसों को खदानों के अंदर खींच कर ले जाएं और फिर उन्हें नष्ट कर दें, ताकि जितना संभव हो सके उतने राक्षसों को मार सकें। एड्रियन, जो अब जमीन के ऊपर थी, ने मेगाफोन की आवाज सुनी और उनकी ओर दौड़ पड़ी, यह जानते हुए कि आसपास इंसान हैं। हालांकि उसे एक राक्षस मिल गया और उसने खुद को छुपाने के लिए एक नाली में छिप गई ताकि पकड़ी न जाए। यह सोचकर कि प्राणी चला गया है, वह नाली से बाहर निकली, इस बात से अनजान कि राक्षस अभी भी उसके पीछे ही था। राक्षस ने उस पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक गुफा में पाया, जहां उसका मरा हुआ साथी और उसके सामने एक विशाल राक्षस था। डर के मारे उसने महसूस किया कि वह लकवाग्रस्त है और हिल भी नहीं सकती। जैसे ही वह हिलने की कोशिश करने लगी, राक्षस गुस्से में आकर दहाड़ा, जिससे वह फिर से बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह अपने अन्य साथियों के साथ थी, जिनमें से एक ने उसे एक ग्रेनेड दिया, जबकि दूसरे ने समझाया कि ये राक्षस एक प्रजाति हैं जिनकी पूरी कॉलोनी चींटियों की तरह रहती है। अचानक एक विशाल प्राणी वहां आया। उसने उसके साथी को उठाया और उसे राक्षस रानी को खिला दिया, जिसकी विशाल दांतों ने उसे चबा डाला। जब वह प्राणी खा रहा था, एड्रियन ने ग्रेनेड पकड़ने की कोशिश की, लेकिन प्राणी ने उसे भी पकड़ लिया और उसे भी खाने का इरादा किया। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसके दूसरे साथी ने अपने फोन पर अलार्म चालू कर दिया, जिससे राक्षस चौंक गया। मौका पाते ही एड्रियन ने ग्रेनेड राक्षस रानी के मुंह में फेंक दिया, जिससे वह तुरंत मर गई। एड्रियन और उसका साथी तेजी से भाग निकले, जबकि बाकी राक्षस उनका पीछा कर रहे थे। आखिरकार उन्हें एक रस्सी मिली और वे वापस सतह की ओर चढ़ने लगे, लेकिन एड्रियन का साथी थका हुआ था और धीरे धीरे चढ़ रहा था। जैसे ही एक राक्षस उसके पीछे रस्सी पर चढ़ने लगा, उसने उसे चाकू मारकर मार डाला। हालांकि जब उसने देखा कि और भी राक्षस रस्सी पर चढ़ रहे हैं, तो उसने रस्सी काटने का फैसला किया, अपनी जान कुर्बान कर दी, ताकि राक्षस सतह तक न पहुंच सकें और आगे तबाही न मचा सकें। उसके इस फैसले ने बचा लिया।